Hello friends, welcome you all to my YouTube channel True Veda. Before starting, let me tell you something about myself. I, Dr. Amrit Godbole, I'm a Ayurvedic doctor. I did my graduation BAMS from State Ayurvedic College, Lucknow. Then I did my MD in Kai Chikitsa from Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University. And presently, I am working as a senior resident doctor in the Department of Kai Chikitsa at BHU itself. The purpose of making this YouTube channel is to share the knowledge of the ancient Ayurvedic science with the scholars of Ayurveda. मुख्य रूप से मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है कि जो आचार्य चरक ने जो भी चरक संहिता में बातें लिखी हुई हैं उनको हम ठीक ठीक प्रकार से थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच के साथ में समझ सकें। मैंने जो चीज़ अपने अध्यापन काल में अपने स्टडी पीरियड में जो चीज़ मैंने मिस की है कि बहुत सारी चीज़ों को लॉजिकली समझने में मुझे है बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मुझे कोई इस तरह का टीचर नहीं मिल पाया जो मुझे बहुत लॉजिकली और साइंटिफिक अप्रोच के साथ कोई चीज़ों को समझा सके। तो ये समस्या जो मेरे स्टूडेंट्स जो जूनियर्स हैं जो एस्पायरिंग स्कॉलर्स ऑफ आयुर्वेद हैं उनको ना झेलनी पड़े, वो इस समस्या से रूबरू ना हो और उनको कोई ऐसा एक सोर्स ऑफ नॉलेज उनको मिल सके। जस्ट इस पॉइंट ऑफ से मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अलावा कोई और नहीं है जो जो बता नहीं सकता, जो पढ़ा नहीं सकता, बट मैंने जितना कुछ सीखा है मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So the contents will be introduction, types, etiology, pathogenesis and symptom. We will be talking about all these areas regarding the Ayurvedic perspective of Pandu Rog. सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि वाई पांडु रोग इज रिटन जस्ट आफ्टर ग्रहणी दोष चिकित्सा, कि भाई ग्रहणी दोष चिकित्सा के बाद ही पांडु रोग का वर्णन क्यों आया। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ग्रहणी दोष में हम एग्जैक्टली चिकित्सा करते क्या है। ग्रहणी दोष और ग्रहणी रोग ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं और बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों एग्जैक्टली है क्या। तो ग्रहणी दोष का मतलब होता है ग्रहणी से संबंधित दोष। और ग्रहणी हम जानते हैं ग्रहणी षष्ठी पित्तधरा नाम, तो ये पित्तधरा कला है, पित्तधरा कला को ग्रहणी बोलते हैं। यहाँ पर अग्नि का स्थान है और अग्नि दूषित हो जाने पर ग्रहणी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो अग्नि दूषित हो जाने से मतलब क्या हुआ, या तो अग्नि मंद हो रही है या अग्नि तीव्र हो रही है या अग्नि विषम हो रही है या सम है। ये बेसिकली चार प्रकार की अग्नि होती है। लेकिन ग्रहणी रोग किस अग्नि दृष्टि से होता है, तो वो मंदाग्नि से होता है। मंदाग्नि ग्रहणी रोग का कारण है। तो इसकी चिकित्सा क्या की जाएगी, इसकी चिकित्सा की जाएगी दीपन चिकित्सा। दीपन कर्म किया जाएगा, दीपन कर्म के माध्यम से इसकी चिकित्सा होती है। इसमें हम अग्नि की वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर अग्नि की वृद्धि करने के समय हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि हमें कब रुक जाना है, तो वही मंदाग्नि तीक्ष्ण अग्नि में परिवर्तित होकर के दूसरे रोग उत्पन्न करेगी। जैसे आचार्य चरक देव चिकित्सा स्थान 15 में जब ग्रहणी की चिकित्सा वहाँ जहाँ पे वो खत्म होती है उसके ठीक पश्चात अत्य अग्नि की बात करनी शुरू करती है। और अत्य अग्नि का वहाँ पर वर्णन करना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आचार्य यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने समय से चिकित्सा में विराम नहीं लगाया तो फिर तीक्ष्ण अग्नि हो जाएगी और तीक्ष्ण अग्नि से अत्यग्नि रोग हो जाएगा। और अत्यग्नि की उसके बाद उन्होंने अत्यग्नि के बारे में बात की हुई है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पांडु रोग का वर्णन आया हुआ है, क्योंकि पांडु रोग जो होता है वो भी पित्त की विकृति के कारण होता है, पित्त की अधिकता के कारण होता है, पित्त के दूषित होने के कारण होता है। इसी प्रकार पांडु के पश्चात कामला की बात आई हुई है उसी अध्याय में। उसके बाद में हिक्का श्वास की बात आई हुई है जिसे हम जानते हैं कि यह पित्त स्थान समुद्भव व्याधि है। और इसी के बाद में फिर कास की बात आई हुई है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन से ये समझ में आता है कि वाई पांडु रोग इज रिटन आफ्टर ग्रहणी दोष चिकित्सा।
तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कि पांडु रोग में ये पांडु वर्ण जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, किस वर्ड को, मतलब पांडु से हम क्या समझें। तो पांडु शब्द जो है वो एक उसकी निरुक्ति है पदी नाशने धातु में कु प्रत्यय ऐड करने पर पांडु जो वर्ड है वो डिराइव होता है। और पांडु का अर्थ है पांडुस्तु पीत भागार्था केतकी धूलि सन्निभम, कि जो पीला भाग होता है केतकी के धूलि के समान, केतकी पुष्प के पॉलन ग्रेन्स जो हैं उसके समान जो पीला भाग होता है उसे पांडु बोलते हैं। तो पांडु वर्ड इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ पेल कलर, पेलनेस होती है, मतलब सफ़ेद रंग जिसमें कुछ पीलापन है, वो वर्ण जो है वो पांडु वर्ण है। आचार्य चरक ने बताया कि द पांडु हारिद्र हरितान वर्णान बहुविधान त्वची, कि द डिजीज इन विच द वर्ण ऑफ त्वचा, त्वचा का वर्ण पांडु हारिद्र या हरित वर्ण का हो जाए उसे पांडु कहेंगे। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पांडु रोग की। तो आचार्य चरक ने 5 प्रकार के पांडु रोगों का वर्णन किया है। वात पित्त कफ, मतलब वातज पित्तज कफज पांडु रोग, सन्निपातज पांडु रोग और मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु रोग। वात से होने वाला, पित्त से होने वाला, कफ से होने वाला, सन्निपात से होने वाला और मृत्तिका भक्षण जन्य से मतलब हुआ कि मट्टी खाने की वजह से, क्ले ईटिंग हैबिट की वजह से होने वाला। और ये मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु रोग को हम पीका से कोरिलेट करते हैं। पीका इज़ अ फिनोमिना जिसमें कि जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसको क्ले खाने की आदत होती है एंड इट सिग्निफाइज द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड आयरन मिनरल्स एक्सेट्रा। तो ये 5 प्रकार के पांडु रोगों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। इसके विपरीत आचार्य सुश्रुत ने जो मृत भक्षण जन्य पांडु है उसको सन्निपातज का ही एक प्रकार मान करके 4 प्रकार बताए, वात पित्त कफ एंड सन्निपात। अब बात करेंगे हम इटियोलॉजी की। तो इटियोलॉजी के बारे में हम ये बात समझें कि संप्राप्ति, सामान्य संप्राप्ति क्या है पांडु की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पांडु रोग जो है वो पित्त की प्रधानता की वजह से होने वाली एक व्याधि है। तो वो जब पित्त की वृद्धि हो जाती है शरीर में बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, कुछ निदान सेवन की वजह से जब पित्त की वृद्धि होती है तो वह पित्त जो है वो दोषों को कुपित करता है, दोषों को कुपित करता है, धातुओं को कुपित करता है और धातुएं दूषित होती हैं उस पित्त से। और जो धातुएं जब पित्त से दूषित होती हैं तो वो शिथिल हो जाती हैं। लाइक कोई हार्ड चीज़ है, जब उसका अग्नि से संयोग हम कराएंगे तो वो कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। ठीक है। तो आचार्य चरक ने बताया कि दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यंति धातुषु, मतलब कि जब पित्त प्रधान दोष धातुओं को दूषित करता है, धातुओं में कुपित होता है, शैथिल्यम तस्य धातु नाम, तब वो सारी धातुएं शिथिल हो जाती हैं और गौरवम चोप जायते। अब यहाँ गौरव से मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि शरीर में गौरव उत्पन्न हो रहा है, नहीं। गौरव का अर्थ हो, गौरव शब्द से यहाँ संबंध है अपने कार्य को कर पाने में असमर्थ होना। मतलब जो धातुएं हैं जो पित्त प्रधान दोषों से व्याप्त हैं, पित्त प्रधान दोषों से दूषित हो गई हैं, वो धातुएं अपने कर्म को करने में असफल हैं, अपने स्वाभाविक जो कर्म है उन धातुओं के वो नहीं कर पा रही हैं, वो सारहीन हो गई हैं, ओजहीन हो गई हैं। हर धातु का अपना एक पोटेंशियल होता है, एक पोटेंसी होती है, तो वो धातुओं की पोटेंसी जो है वो खत्म हो गई है। और ये ही बता रहा है कि ये जो गौरव शब्द है ये इसको इंडिकेट कर रहा है। इसके आगे बताते हैं ततो वर्ण बल स्नेहा ये चा अन्य अपि ओजसो गुणा, मतलब कि वर्ण बल स्नेह और ओज के जो गुण होते हैं उनका वो नष्ट हो जाते हैं। व्रजंती क्षयम अत्यर्थम दोषः दूष्य प्रदूषणात्, कि इस पूरे सिनारियो में हो क्या रहा है कि शरीर का वर्ण बल स्नेह नष्ट हो रहा है, ओज का क्षय हो रहा है। और इसके बाद की लाइन आती है सो अल्प रक्तो अल्प मेदस को निसार शिथिल इंद्रिया। तत्पश्चात जो मनुष्य होता है वो अल्प रक्त अल्प मेद वाला और निसार शिथिल इंद्रियों वाला हो जाता है। अब जैसे मैं बात कर रहे थे हम अभी कि पित्त दोष की प्रधानता की वजह से होने वाला व्याधि है, तो जो निदान जो भी होंगे, जो भी आहारज निदान या विहारज निदान होंगे वो सब
पित्त को कुपित करने वाले होंगे, पित्त की वृद्धि करने वाले होंगे। तो आचार्य चरक ने जो निदान वर्णित किए हैं वो है कि क्षार अम्ल लवण अत्य उष्ण विरुद्ध असात्म्य भोजनात् निष्पाव माश पिण्याक तिल तैल निषेवणात् विदग्धे अन्ने दिवा स्वप्नात् व्यायाम मैथुनात् तथा प्रतिकर्म ऋतु वैषम्यात् वेगानाम च विधारणात् काम चिंता भय क्रोध शोक उपहत चेतसा। तो मतलब हमको ये समझने की आवश्यकता है, रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि भाई क्षार अम्ल लवण अधिक उष्ण विरुद्ध असात्म्य भोजन माश पिंड्याक निष्पाव तिल तैल इत्यादि ये सारी चीज़ें पित्त को डायरेक्टली बढ़ाने वाली होती हैं, पित्त की डायरेक्टली वृद्धि करने वाली होती हैं। विदग्धे अन्ने, अब विदग्धे अन्ने का मतलब क्या है कि अन्न कब विदग्ध होता है? अन्न विदग्ध होता है जब मंदाग्नि होती है, जो पहले बताया था कि मंदाग्नि के कारण अन्न विदग्ध हो जाता है। और मंदाग्नि के कारण क्या क्या हो सकते हैं? लाइक दिवा स्वप्न। तो दिवा स्वप्न के कारण मंदाग्नि की वजह से अन्न विदग्ध हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ? पित्त प्रकोपित हो गया। इसके अलावा अत्यधिक व्यायाम जिसकी वजह से भी शरीर में ऊष्मा की वृद्धि होती है, अत्यधिक मैथुन क्रिया। इसके अलावा कहते हैं कि ऋतुओं के विपरीत कर्म करना, ऋतुचर्या का पालन ना करना और वेगों को धारण करना। तो ये सारे शारीरिक निदान हैं, ये सारे शारीरिक निदान हैं। इसके अलावा मानसिक निदानों की भी बात की है आचार्य चरक ने कि काम चिंता भय क्रोध शोक उपहत चेतसा, कि काम चिंता भय शोक क्रोध ये सब मानसिक जो है कारण होते हैं, मानसिक विकृति को इंडिकेट करने वाली ये सारी पॉइंट्स हैं। तो इससे हमको ये भी हम समझते हैं कि एनीमी जो आचार्य चरक किसने जो चरक चिकित्सा में वर्णन किया हुआ है पांडु का, तो सिर्फ और सिर्फ कोई सोमैटिक डिजीज़ को ही ध्यान में रखते हुए नहीं किया है, रादर साइकी इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो देयर। और इस वजह से हो क्या रहा है? इन सारे निदानों के सेवन से हो क्या रहा है? पित्त की वृद्धि हो रही है शरीर में और वो बढ़ा हुआ पित्त हृदय में जाता है। ठीक है, हृदय में जाकर के हृदय में स्थित होता है। लेकिन हृदय में कौन सी वायु स्थित है? हृदय में किस वायु का स्थान है? हृदय में आचार्य चरक कहते हैं प्राण वायु का स्थान है, आचार्य वाग्भट ने बोला व्यान वायु का स्थान है। हम उस मैटर में अभी नहीं जाएंगे। जब ये पित्त कुपित होने के बाद में हृदय में जाता है तो हृदय में स्थित वायु उस पित्त को पूरे शरीर में फैला देती है। किसके माध्यम से फैला देती है? 10 धमनियों के माध्यम से फैला देती है, क्योंकि ये 10 धमनियाँ हृदय से निकलती हैं। ये 10 धमनियों के द्वारा पित्त पूरे शरीर में फैल करके अपना कहीं एक जगह स्थान संचय करेगा। अब ये एक जगह कौन सी जगह है स्थान संचय करने की? तो वो त्वचा और मांस के मध्य में स्थान संचय करता है। अब इसको हम थोड़ा समझें अगर, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी स्थिति क्या होती है? वो मसल्स के लेयर्स के, मसल फाइबर्स के बीच बीच में, मसल के फ्लैप्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जो भी आर्टीरियल सप्लाई जो होती है, आर्टरीज जो भी होती हैं, वो चूँकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं तो वो डीप सीटेड होती हैं। वेन्स आर सुपरफिशियली प्लेस्ड बट आर्टरीज आर डीप सीटेड। तो त्वचा और मांस के मध्य में आश्रित जो आचार्य चरक ने बात बताई है, जो हमारे आचार्यों ने बताया कि त्वक मांस आंतरम आश्रितम, ये उसी चीज़ को आज हम जस्टिफाई कर रहे हैं इस तरह से। उसके बाद में वहाँ पर जब स्थित हो गया तो स्थान संशय हो गया है। अब स्थान संशय के बाद में क्या होगा? दूष्य सम्मूर्छना होगी। तो ये कुपित पित्त जो है वो किससे सम्मूर्छित होगा? दूष्य से। दूष्य क्या है यहाँ पे? वो त्वचा मांस है और वहाँ पर क्या है? रक्त है, क्योंकि नसें हैं वहाँ पर, तो नसों में खून बहता है, तो रक्त है, रक्त के साथ में और वात और कफ के साथ में। तो वात और कफ, रक्त और त्वचा और मांस, इन सब के साथ में सम्मूर्छना होती है दोष की, इन सबको दूषित करता है प्रकुपित पित्त, और तत्पश्चात पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। तो अगर हम श्लोक के माध्यम से देखें तो समुदीर्णम यदा पित्तम हृदये सम अवस्थितम वायु ना बलि ना क्षिप्तम संप्राप्य धमनिर्दशा प्रपन्नम केवलम देहम त्वक मांस अंतरम आश्रितम प्रदूष्य कफवात असरक त्वक मांसानि करोति तत्।
पांडु हारिद्र हरितान वर्णान बहुविधान। सोचिए कितना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पांडु की संप्राप्ति का दिया है आचार्य चरक ने। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ द दिस साइंस, दिस चरक संहिता। फिर अब दोष तुच्छ संवृक्षणा के बाद में उत्पन्न होते हैं पूर्व रूप। तो पूर्व रूप क्या होंगे पांडु के? तो पांडु के पूर्व रूप हैं हृदय स्पंदनम रौक्ष्यम स्वेदा भाव श्रमस्तथा। रटने की ज़रूरत नहीं है, हम समझते हैं इस बात को। क्यों हृदय स्पंदन? सिंपल सी बात है, अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि रक्त की कमी है, रक्त की कमी की वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन हो रहा है, तो उस ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, जो हमारे बॉडी का पंप है उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को ज़्यादा बीट करना पड़ेगा इन 1 मिनट। और जब यही हार्ट की बीटिंग ज़्यादा हो जाएगी तब हमें फील होगा, हार्ट बीट हमें फील होगा, एंड विच इज कॉल्ड पैल्पिटेशन। तो ये हृदय स्पंदन जो है बेसिकली पैल्पिटेशन है, और ये एक तरह का पूर्व रूप है। अगर हमको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं लंबे समय से तो हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि समथिंग इज क्या गड़बड़ है, कुछ तो ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, तो इसको देखना पड़ेगा हमको। इसके बाद में रौक्ष्यम। व्हाट इज रौक्ष्यम? रुक्षता। शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो रही है। रुक्षता का कारण क्या है? जब देखो बॉडी का अपना एक एक तरह का फिनोमिना होता है, बॉडी अपने रिसोर्सेज जो होते हैं ना उनको प्रिजर्व करती है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे ब्लड की काफ़ी कमी हो गई है शरीर में, तो बॉडी क्या करेगी कि कंपनसेट करेगी, जितना ब्लड है उसी उतने ब्लड को जो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ है, ब्रेन लंग्स हार्ट, इनकी तरफ बढ़ा देगी सर्कुलेशन। और पेरीफेरी से, किडनी से, लिवर से, बाकी जितने ऑर्गन्स हैं जिनको की सप्लाई रोकी जा सकती है या जिनकी सप्लाई कम की जा सकती है, वहाँ की सप्लाई कम कर दी जाएगी। तो यही इसी वजह से पांडु के पेशेंट में यहाँ ये पांडु के पेशेंट का मतलब सीवियर पांडु की बात यहाँ पे हो रही है। बहुत अर्ली फेज ऑफ पांडु में ये सिम्टम्स नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 12 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन है तो भी ये फीचर्स मिलेंगे, नहीं। यहाँ बात हो रही है 10 से नीचे, अगर 10 ग्राम पर डीएल से कम हीमोग्लोबिन हो गया है तब हमको ये फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ब्लड का सप्लाई स्किन की तरफ कम हो जाएगा तो उससे होगा क्या, स्किन का टर्गिडिटी, लश्चर, मॉइस्चर का खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्किन कैसी हमको ड्राई सी महसूस होगी, रुक्षता आ जाएगी स्किन में। उसके अलावा चूंकि ब्लड सर्कुलेशन स्किन की तरफ कम हो गया है तो जो स्किन का टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा, हमें कोल्ड स्किन समझ में आएगी, और ऐसा मिलता है हमको पेशेंट्स में। इसके अलावा इसी के साथ में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उन स्वेट ग्लैंड्स का सर्कुलेशन कम हो गया। स्वेट ग्लैंड्स का सर्कुलेशन जब कम हो जाएगा तो स्वेट कैसे बनेगा? स्वेट नहीं बनेगा। स्वेटिंग होने के लिए वहाँ ब्लड तो पहुँचे पहले। जब ब्लड नहीं पहुँच रहा है तो हीट कैसे डिसिपेट, किसकी हीट डिसिपेट होनी है? तो इसलिए स्वेटिंग भी नहीं होगी, और स्वेटिंग नहीं होगी तो स्वेद का अभाव हो जाएगा, और श्रमस्तथा exhaustion, exhausted, patient feels exhausted because of lack of oxygen, ऑक्सीजन डिपॉट्स कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन डिप्लीट हो रहा है शरीर में, तो पेशेंट थका हुआ महसूस करता है। तो ये हृदय स्पंदनम, रौक्ष्यम, स्वेदा भाव, श्रमस्तथा, दीज ऑल आर दी प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, ये पूर्व रूप है। अगर पेशेंट में ये पूर्व रूप समझ में आए तो इसी समय पे चिकित्सा करनी चाहिए, जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने अपने क्रियाकाल में बताया है। अब हम बात करेंगे दोषानुसार क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं पांडु में। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पे वातज पित्तज और कफज तीनों प्रकार के पांडु के अलग अलग सिम्टम्स कैटेगरी के हिसाब से बता सकूं। तो फर्स्ट कैटेगरी हम यहाँ बात कर रहे हैं चेंजेस इन द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द बॉडी। तो वातज पांडु में कृष्ण और अरुण, ये वातज पांडु, अगर हम अब आप किताब साथ में रखें, अपने किताब में आप देखेंगे वहाँ पे आचार्य चरक ने इस्तेमाल किया हुआ है कृष्णता और अरुणता। ये जो वर्ण है शरीर का वो कृष्ण और अरुण अंगता हो रही है। तो अरुण वर्ण मतलब होता है एक तरह का रेडिश, और कृष्ण मतलब होता है ब्लैक। तो ब्लैकिश रेड या डार्क रेड टाइप का डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन जो है अगर पेशेंट में मिल रहा है ड्यूरिंग द डिजीज्ड कंडीशन, तो वो वातज पांडु का एक लक्षण होता है। और केवल स्किन का ही नहीं होगा, इसके अलावा नेल्स का, फेस का,
आइज का, सब जगह का डिस्कलरेशन इस तरह का मिलेगा। पित्तज पांडु है तो पित्तज में पीले वर्ण का हो जाएगा, येलोइश डिस्कलरेशन मिलेगा। कफज पांडु है, कफ श्वेत वर्ण का होता है तो वाइटिश डिस्कलरेशन मिलेगा। तो ये कलर के आधार पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो बताया गया है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि कैसे अग्नि के आधार पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कौन सा वातज वैरायटी है, कौन सी पित्तज है, कौन सी कफज वैरायटी है। लाइक वातज वैरायटी जो होगी पांडु की, उसमें अग्नि जो है वात की वजह से अग्नि कैसी होती है, विषम अग्नि होती है। लेकिन वात का अपना एक, वात की वजह से जो एक टेस्ट की बात हम अगर देखें तो पेशेंट को जो है वो टेस्टलेसनेस हो जाती है, कि पेशेंट को आस्थ्य विरसता हो जाती है, मुख वैरस्य जो है वो एकदम आस्थ्य वैरस्यता हो जाती है, समझ में नहीं आता है, कुछ भी टेस्ट समझ में नहीं आता है। इसके अलावा आनाह जैसी स्थिति और एब्डोमिनल ब्लोटिंग जैसी स्थिति, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जैसी स्थिति, तो ये पेशेंट में मिलेगा, तो वो वातिक कंडीशन में मिलेगा। पैथिक कंडीशन में, पैथिक कंडीशन में जो कि पित्त की वृद्धि रहेगी, तो पित्त वृद्धि रहेगी तो हमको उसमें एसिडिक बर्निंग, जैसे बर्निंग सेंसेशन मिलेंगे हमको, उसमें एसिडिक इरेक्टेशंस मिलेंगे, डाइजेशन डिस्टर्ब रहेगा। इसके अलावा मुंह का स्वाद कटु रहेगा, कटुकास्यता रहेगी। और अनन्नाभिलाषा एक ये स्पेशल एक चीज़ है। अनन्नाभिलाषा तो एक जनरल एक दिमाग में रखना है कि ऐसा कोई भी पांडु रोग नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा रोगी को भूख लगने वाली है, बिल्कुल नहीं लगने वाली है रोगी को भूख। तो अनन्नाभिलाषा एक फीचर, एक इंपॉर्टेंट फीचर है पांडु का, पित्तज वैरायटी ऑफ पांडु का। वैसे वो एक जनरल एक जनरल सिम्टम है, जैसे हम देख पा रहे हैं कफज वैरायटी में भी एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया इज द सेम थिंग। इसके अलावा स्वीटनेस ऑफ माउथ, मुख माधुर्यता कफज वैरायटी का लक्षण होता है। हैवीनेस, एक्सेसिव सेलिवेशन, लेजीनेस, वॉमिटिंग, तो दीज ऑल आर सिम्टम्स जो कि कफ को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें कोई ऐसा समझने वाली और कोई ऐसी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है जो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं। फीचर्स रिलेटेड टू यूरिन एंड स्टूल, तो यूरिन और स्टूल के कलर के आधार पे कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो जो वातज पांडु होगा उसमें ब्लैकिश यूरिन एंड ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्टूल होगा, साथ ही साथ में ड्राई हार्ड स्टूल होगा वातज पांडु में। पित्तज पांडु में येलोइश डिस्कलरेशन होगा, डार्क येलो कलर का स्टूल जो है वो आपको मिलेगा, डार्क येलो कलर का आपको यहाँ पर यूरिन मिलेगा, और साथ ही साथ में लूज स्टूल्स मिलेंगे। और कफज पांडु में वाइटिश डिस्कलरेशन होगा, थोड़ा म्यूकॉइड सा स्टूल पास होगा पेशेंट में, इसमें थोड़ा लूज स्टूल भी होगा, और लूज विथ मीडियम लूज कंसिस्टेंसी एंड म्यूकॉइड स्टूल। और इसके अदर फीचर्स की बात करें अगर हम, तो वातज वाले में कुछ वातिक एक स्पेसिफिक बॉडी पेन के टाइप्स बताए हैं, तोद, भेद इत्यादि, तो वो सारे मिलते हैं वातज वाले में। पित्तज वाले में टेम्परेचर की बात की हमने कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा बॉडी में, और कफज वाले में ड्राउजीनेस। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैंने अभी बताया था कि भाई टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है बिकॉज स्किन का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे आप बोल रहे हैं कि पित्त डोमिनेंट में टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, तो यही पिक्यूलियरिटी है कि यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करने वाली है कि विच इज़ गोइंग टू बी कंपेयर्ड विथ hemolytic, which one is going to be compared with megaloblastic, which one is going to be compared with iron deficiency। तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले अपने वीडियोस में, बट यहाँ पे हम इतना समझ लें कि पित्त डोमिनेंट जो पांडु रहने वाला है उसमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहने वाला है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ inflammatory process which is going in the body leading to anemia। ठीक है, तो उसकी वजह से इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हमको यहाँ पे मिलेगा। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु के निदान के बारे में। तो मिट्टी खाने से होने वाला पांडु उसे मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु बोलते हैं। एंड मिट्टी खाने से मतलब क्या है कि जैसे बताया था कि पीका प्रोसेस की बात की थी, पीका फिनोमिना की बात की थी। तो 3 प्रकार के मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु हम अलग अलग सब कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई कषाय रस वाली मिट्टी खाने से, ऊसर रस वाली मिट्टी खाने से, और मधुर रस वाली मिट्टी खाने से होने वाली 3 प्रकार के मृत्तिका भक्षण जन्य अलग अलग हो सकते हैं एज पर थ्योरी।
कि भाई कषाय रस वाला जो होता है वो वात प्रधान होता है, ऊसर वाला पित्त प्रधान होता है और मधुर वाला जो है वो कफ प्रधान होता है। अब अल्टीमेटली होता क्या है कि भाई जब मिट्टी जो खाई जाती है तो वो मिट्टी डाइजेस्ट नहीं होती है, इट इज़ अनडाइजेस्टेबल। तो वो जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी, स्रोतसों को ब्लॉक करेगी, स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न करेगी। स्रोतस जब ब्लॉक हो जाएंगे तो एक तो पहले तो उसमें उसकी कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, तो उस पर अग्नि का कोई काम नहीं होने वाला है, अग्नि उसको पचाने में सक्षम नहीं होने वाली है। तो उससे कोई किसी प्रकार का आहार रस उत्पन्न नहीं होने वाला है, बिकॉज वो आहार नहीं है। तो चूंकि उसकी कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं ऐड होने वाली है बॉडी में, तो इस वजह से एक तो उत्तरोत्तर धातुओं का क्षय होने वाला है। दूसरा चीज़ ये कि स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न करने के कारण वो वात को कुपित कर देगा, और वात जब कुपित हो जाएगा तो वो कुपित हुई वायु जो होगी वो शरीर में और ज़्यादा रुक्षता क्रिएट करेगी, साथ ही साथ में अग्नि को मंद कर सकती है, अग्नि मंद करेगी और इंद्रियों का नाश करेगी। इंद्रिया नाम बलम हत्वा तेजो वीर्य ओजसी तथा, कि इंद्रियों का बल नष्ट होगा, तेज नष्ट होगा, वीर्य और ओज भी नष्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल मृतिका भक्षणजन्य पांडु का एक तरह का संप्राप्ति है कि जस्ट बिकॉज कि मृतिका भक्षण करने की वजह से कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू ऐड नहीं हो रही है हमारी बॉडी में, तो एक तरह का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, धातुएं पोषित नहीं हो रही हैं, और जिसके कारण से रक्त धातु का निर्माण नहीं हो रहा है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, स्रोतसों को अवरुद्ध कर रहा है। स्रोतस अवरोध होने की वजह से, स्रोतस संग होने की वजह से वात का प्रकोप हो रहा है। ये कुपित वायु अपने एक्शन से इंद्रियों का बल नष्ट कर रहा है, ओज नष्ट कर रहा है, वीर्य नष्ट कर रहा है, अग्नि नष्ट कर रहा है, और इस प्रकार से पांडु उत्पन्न हो जा रहा है जो कि बल, वर्ण और अग्नि का नाश करने वाला है। तो ये है मृतिका भक्षणजन्य पांडु। अब इस स्लाइड में हम मृतिका भक्षणजन्य पांडु से होने वाले सिम्टम्स को समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मृतिका भक्षण करने की वजह से स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, जिसकी वजह से, और दूसरा न्यूट्रिशियस वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी, तो धातुओं का क्षय हो रहा था। अब अगर धातुएं क्षीण हो जाएंगी, तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडर्न के एस्पेक्ट से समझें तो रक्त धातु क्षीण हो गया, ठीक है। सर्कुलेशन में रेड ब्लड सेल्स काफ़ी कम मात्रा में हो गए, रेड ब्लड सेल्स बहुत कम हो गए हैं। जब रेड ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाएंगे तो जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो है उसमें उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसका बढ़ने की वजह से क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का ट्रांजिशन होना शुरू होगा, फ्लूइड का शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, एंड दिस विल लीड टू एडिमा। तो एडिमा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि यहाँ पे अभी तक देखिए, अभी तक यहाँ पे आया है, इसके पहले अभी तक कहीं पर भी एडिमा की बात नहीं की। तो शून दैट इज एडिमा, स्वेलिंग, गंड, अक्षी, कूट, भ्रू, ठीक है, अक्षी, कूट, ऑर्बिटल, गंड मीन्स ये आपका जो ये बकल कैविटी, गाल, भ्रू आपका जो एक तरह की फेशियल स्वेलिंग की बात हो रही है ओवरऑल। शून, पाद, नाभि, मेहना, मतलब कि स्वेलिंग ओवर दी आपका एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज। नाभि मतलब एक तरह से हम समझे कि उदर वाली स्थिति, पेट वाला पोर्शन, एंड मेहन मतलब कि जेनाइटल स्वेलिंग। तो स्वेलिंग, फेशियल स्वेलिंग, लोअर एक्सट्रीमिटीज में स्वेलिंग, एब्डोमिनल स्वेलिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, प्रोबेबली एफाइटिस, एंड मेहन मीन्स आपका जेनाइटल स्वेलिंग। तो ये स्वेलिंग हर जगह पे स्वेलिंग हो जा रही है। इसके साथ में इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा अलग तरह का, कि कृमि कोष्ठे अतिसारियत। तो बेसिकली ये जो कृमि कोष्ठे अतिसारियत वाली बात हो रही है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो आपका हुक वर्म इन्फेस्टेशन होता है उससे। कि भाई हुक वर्म इन्फेस्टेशन होने की वजह से होता क्या है कि इंटेस्टाइन, आपका इंटेस्टाइन में हुक वर्म है और वहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है पेशेंट में, और क्रोनिक जो आपके एनेमिक होते हैं उसमें इसीलिए हम डिवर्मिंग कराते हैं, क्योंकि कई बार हुक वर्म इन्फेस्टेशन होने की वजह से पेशेंट में ब्लड लॉस होता रहता है, थोड़ा ऑकल्ट ब्लड लॉस होता रहता है, पेशेंट को दिखाई नहीं देता, बट इट लीड्स टू एनीमिया इन अ लॉन्ग रन।
तो कृमि कोष्ठे अतिसार्येत मलम स असरक कफान्वितम, कि भाई जो कृमि कोष्ठ होगा उसके अलावा पेशेंट में जो है वो लूज स्टूल होंगे और ब्लड मिक्स्ड, म्यूकस मिक्स्ड स्टूल मौजूद रहेगा। तो ये ओवरऑल आपका एक मृतिका भक्षण जन्य पांडु का जो सिम्टमेटोलॉजी है वो आचार्य चरक ने बताई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द निदान, पूर्व रूप संप्राप्ति ऑफ पांडु रोग। अब नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा वो हमारा आने वाला है पांडु के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड और कंपैरिजन ऑफ द स्पेसिफिक पांडु विथ मॉडर्न पैरेलल्स, मॉडर्न कोरिलेशन। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ फ्रूटफुल साबित होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या कोई डाउट है आपको क्लियर करना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट आपको, आप अच्छे से पढ़ाई करें सब लोग, एंड होप फॉर द बेस्ट। हम आगे आप और वीडियोस ऐसे लाते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।